हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे रिजल्ट एनालिसिस की। और आज मैं सबसे पहले इस सीरीज की जो शुरुआत कर रहा हूँ वो कर्नाटका बैंक के रिजल्ट के साथ आपके साथ कर रहा हूँ। हालांकि देखिए, कुछ आईटी कंपनीज के रिजल्ट जो है हम देख चुके हैं, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि टीसीएस और विप्रो के रिजल्ट आ चुके हैं। तो उनका रिजल्ट एनालिसिस मैंने नहीं किया, तो मैं सबसे पहला रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ करने जा रहा हूँ कर्नाटका बैंक का। और देखिएगा, ना केवल इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि जो पिछले 3 महीनों के दौरान जिस तरीके के कार्यकलाप रहे हैं जनरली एनबीएफसी स्पेस के अंदर या फाइनेंशियल स्पेस के अंदर, उसके बारे में हम आकलन कर पाएंगे। तो देखिएगा, मैं इस बैंकिंग कंपनी का जो रिजल्ट एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे क्या मेन चीज़ें होती हैं जो रिजल्ट में आपको देखनी होती हैं। देखिएगा, सबसे मेन चीज़ होती है कि ये जो बिजनेसेस हैं ये ब्याज पे पैसा लेते हैं और ब्याज पे ही पैसा देते हैं। यानी कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे ये सेविंग बैंक पे 3% के हिसाब से या 4% के हिसाब से पैसा रेज करते हैं। और उसके अलावा जो है ये कुछ बोरोइंग्स भी करते हैं, एफडी में जो है 6-7% पे पैसा रेज करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट से पैसा रेज करते हैं। इसका एक हिस्सा जो है एसएलआर के अंदर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट के अंदर ये रखते हैं। उसके अलावा ये कुछ पैसा जो है आरबीआई को देना पड़ता है सीआरआर के रूप में, तो करीबन 3% के आसपास का पैसा वहाँ पे पार्क हो जाता है। तो करीबन करीबन अगर खुद के अपने लिक्विड कैश रखना डिपॉजिटर्स के लिए एसएलआर में और आप समझिएगा सीआरआर में, तो करीबन 25% पैसा जो है ये बांट नहीं पाते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। तो जो बाकी 75% पैसा उसको लोन के रूप में बांटते हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देते हैं। तो जो पैसा इनके पास ब्याज के रूप में मिलता है वो इनकी मेजर इनकम्स होती हैं। अब इसमें ब्याज ये कैसे लेते हैं, जो लोन्स एंड एडवांसेस इन्होंने दिए उन पे ब्याज मिलता है। जो पैसा ये एक्स्ट्रा पैसा इनके पास बचता है वो जो आरबीआई के पास पार्क करते हैं उस पे इनको इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा ये बहुत सारी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देते हैं, लोकल की फैसिलिटीज हो गई, बैंक ड्राफ्ट बनाना या इसी तरीके की जो मिसलेनियस सर्विसेज हैं, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, डीमैट अकाउंट की सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज हैं उनसे जो इनको पैसे मिलते हैं वो जो है इनकी अदर इनकम्स के अंदर आती है। इसके बाद इनको खर्चा क्या करना पड़ता है, तो खर्चे में जनरली ये जो है इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। उसके बाद जो है सैलरी देनी होती है और बाकी जो ऑफिस के खर्चे हैं वो या एटीएम वगैरह को मेंटेन करते हैं, वो खर्चे इनके मेजर होते हैं। तो जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका इसमें होता है कि जो इंटरेस्ट आपने दिया है और जो लिया है उसके बीच में जितना बड़ा गैप होगा उतना ही ज़्यादा इनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ऑफिस के एक्सपेंसेस जो है अगर कम होंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा होंगे तो थोड़ा प्रॉफिट कम होगा। लेकिन फिर भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का जो पता चलता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम से, यानी कि जो इंटरेस्ट दिया है और जो लिया है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बाद में आपको चल के ये बताता है कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। ये तो मेजर ट्रिगर्स हैं जो आपको किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर आप बैंक की स्पेशली देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने और क्या देखना है, इसके अलावा देखना है कि जो बैंक ने पैसा बांट रखा है वो डूब तो नहीं गया है। तो वहां पर जो है कुछ डाउट्स जब रेज होते हैं, तो डाउट्स रेज हमें अगर कोई व्यक्ति 3 महीने तक अगर हमें पेमेंट नहीं करता है तो बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनाते हैं और फिर समय के साथ साथ उसका प्रोविजन बढ़ाते रहते हैं अगर पैसा नहीं मिलता है तो। अब यहाँ पर जो प्रोविजंस अगर इनकी बैलेंस शीट में बढ़े हुए नजर आएंगे तो वो केवल और केवल जो पुरानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके मिलेंगे, क्योंकि मार्च के बाद की कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गवर्नमेंट के आदेश की वजह से, क्योंकि आरबीआई ने जो मोरेटोरियम दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 महीने का पीरियड और बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कोई भी नई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं आएगी। क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड के दौरान अगर किसी को मोरेटोरियम दिया है और वो डिफॉल्ट कंटिन्यू है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात ये है कि आपको नए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं मिलेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके बदले में 10% का जो प्रोविजंस हैं वो बैंक को मेंटेन करना है। जो भी मोरेटोरियम की लोन बुक है, यानी कि जो भी लोन मोरेटोरियम में गए थे उसका 2.5% इस बार, 2.5% अगली बार, 2.5% अगली बार और 2.5% लास्ट में। तो इसका मतलब है 2 किस्त तो हम बना चुके, तो तीसरी किस्त जो है 2.5% की जो है टोटल मोरेटोरियम बुक की बनेगी। तो यानी कि 7.5% टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस 7.5%। तो ये कुछ विशेष बात थी जो किसी भी बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस से पहले आपको समझ में आनी चाहिए। तो आइएगा अब शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, बैंक ने आज जो है रिजल्ट पेश की और बीएससी को ये इन्फॉर्मेशन दी। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो कंपनी सेक्रेटरी ने जो है ये रिपोर्ट जो है पेश की। अब ये कर्नाटका बैंक ने जिसकी फोटोकॉपी करके हमें भेजी है, यानी कि एक्सचेंज को भेजी है, वो बहुत ही धुंधली है। तो इसमें आपको जो इनके रिजल्ट्स हैं वो इसी तरीके के उपलब्ध हैं। आप चाहे एनएससी की साइट से देखिएगा चाहे बीएससी की साइट से, तो इसमें हम जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आपके सामने है। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले देखिएगा इंटरेस्ट की कमाई कितनी हुई। तो देखिएगा इंटरेस्ट की कमाई 1629 से घटकर 1603 रह गई,
ईयर ऑन ईयर, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन नहीं होता बैंक के लिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है इंटरेस्ट की इनकम घट गई, यानी कि जो आपका लॉकडाउन पीरियड था उससे भी कम ब्याज आपको मिला है। इसका मेन कारण ये है कि आपने लोन नहीं बांटे होंगे नए, उसकी वजह से इंटरेस्ट कम मिला होगा। तो देखिएगा, हाँ यहाँ पर आपको देखिएगा 4 करोड़ की कम कमाई हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, जो भी आपने लोन्स वगैरह दिए हुए हैं। जो इन्वेस्टमेंट की अर्निंग्स हैं वो मोर और लेस भी जो है सेम है, लेकिन यहाँ पर भी 4 करोड़ रुपए के आसपास की कम कमाई है। जो बैलेंस आरबीआई के पास जमा था उसमें भी 1.5 करोड़ की कम कमाई है। अदर इनकम्स जो है आपकी पिछले जो अदर्स इंटरेस्ट हैं वो पिछले क्वार्टर के बराबर है, और आप देखिएगा अदर इनकम्स में एक सब्सटेंशियल डिक्रीज हुआ है, यानी कि जो बैंकिंग के अंदर अदर ऑपरेशंस हैं, यानी कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो डाउन रही हैं, जिसकी वजह से जो डीडी बनाने के चार्जेस हैं या बाकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की या जो ये कमिटमेंट गारंटीज एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट जो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से इनको जो पैसा है वो इंटरेस्ट के रूप में कम मिला है। तो ये जो है इनको जो फीस बेस इनकम है, सॉरी इंटरेस्ट बोला मैंने, जो फीस बेस इनकम है वो काफ़ी जो है कम मिली है इनको, और करीबन देखिएगा आप देखेंगे तो 250 करोड़ के आसपास का जो है कम इनकम आई है। तो एक ये देखिएगा ये नेगेटिव है अदर इनकम्स के फ्रंट पे, और देखिएगा जो लोन पुराने बांटे हुए थे वो कंटिन्यू रहेंगे, तो पुराना ब्याज तो देखिएगा इनकी बैलेंस शीट में रहता है। तो इसमें अभी तक जो है हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ विशेष है। अब देखिएगा अगर हम आगे बात करें तो, अब आगे बात करें तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में तो जो पैसा ब्याज के रूप में दिया है उसमें क्या सीन है। तो जो ब्याज के रूप में दिया है वो भी करीबन जो है आप देखिएगा कि 52 करोड़ रुपीज़ कम है, तो मिला कम है तो दिया भी कम है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आप देखिएगा तो 377 से सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 377 से 404 हो गए, तो करीबन जो इंटरेस्ट की सेविंग हुई है वो बाकी खर्चों में चली गई है, जिसमें 3 करोड़ रुपए आपको एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, करीबन 24 करोड़ जो आपके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो ऑफिस से जो रिलेटेड बाकी खर्चे हैं उन पे खर्च हो गया। अब ये देखिएगा ये जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप इसको बोल सकते हैं, तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं जो पिछले साल के मुकाबले में 677 से घट के पिछले क्वार्टर से घट के 500 पे आ गए हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ क्वार्टर देखना है। अब देखिएगा यहाँ पर 677 के सामने पिछले क्वार्टर में 509 करोड़ का प्रोविजन था, जो इस बार 322 का है। आप देखिएगा कि अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखें तो जो प्रोविजंस हैं वो नए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे तो है ही नहीं, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो नए तो है नहीं पुराने। तो 6 महीने से जो बना हुआ प्रोविजन है वो केवल और केवल 90 करोड़ के आसपास है, जो भी इन्होंने मोरेटोरियम बुक पे बनाया है। तो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि अभी तक देखिएगा रिजल्ट तो देखने में अच्छे लगेंगे आपको, प्रॉफिट में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है आपको। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 करोड़ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो टैक्स के खर्चे एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आया है वो कितना है। तो देखिएगा टैक्स एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आया है वो आप देखिएगा यहाँ पर 196 के सामने 119 हो गया, और पिछले साल से मिलाओगे तो ठीक लगेगा आपको, क्योंकि पिछले साल तो 105 था, लेकिन देखिएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी नहीं। तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है बाकी बैंकों के लिए भी, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अदर इनकम्स जो है इस क्वार्टर में भी कम आती हुई नजर आएंगी। दूसरा इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे प्रोविजन तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप ऑपरेशनली कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आप बढ़ा तो रहे हैं, आपकी नेट प्रॉफिट बढ़ गया पिछले साल के, लेकिन पिछले क्वार्टर से भी कम प्रॉफिट आया है, जबकि आपने कोई नए प्रोविजंस नहीं बनाए हैं। तो सीधा क्या नज़र आ रहा है, सीधा नज़र आ रहा है कि बैंकिंग स्पेस में ज़बरदस्त पेन आपको आने वाले समय में दिखने वाला है, और आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और देखिएगा शेयर प्राइस भी जो है अपने 52 वीक लो जो है 35 रुपये के आसपास था, वहाँ से अभी 41 रुपीज़ चल रहा है, तो करीबन 17-18% ऊपर आया है। तो वो भी इस बात की जो है इजाज़त देता है कि वास्तव में जो रिजल्ट्स हैं वो ईपीएस के बेस पर आप इवेल्यूट नहीं कर सकते। अगर आप ईपीएस देखेंगे तो आपको 3.84 की ईपीएस लगेगी। आप अगर पूरी ईपीएस को साल भर की ईपीएस को देखोगे तो आप इनसे कैलकुलेट करोगे तो 12-15 रुपये, तो आपको 3 की पी रेशियो पे शेयर मिल रहा है, उससे भी कम पे। लेकिन मार्केट कुछ और जानती है, मार्केट उस पी को नहीं देख रही है। मार्केट को पता है कि अगर हम इस पी को देखेंगे तो जो 15 रुपये के आसपास की पी आएगी, तो वहाँ पे तो 2 या 3 टाइम्स पे। बात ये कि जो मोरेटोरियम के बाद लोन बुक में जो सफाई होगी वो आपको जो है चिंता का जो है विषय बना सकती है। तो इसी वजह से देखिएगा यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो पुरानी है, देखिए अभी तो आपको घटती हुई नजर आ रही है,
इसमें कभी घट ही नहीं रही थी। अच्छा बैंक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक खराब है, लेकिन ये घट नहीं रही थी, पिछले सालों से परेशान चल रहे थे ये। अब देखिएगा कोविड की वजह से इनको प्रोविजन ही नहीं बनाना पड़ रहा, तो इनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घट रही है, 4.6 से 3.97 पर आ गई इस क्वार्टर में। आप बताइए इससे बढ़िया बात क्या होगी कि कोविड का फायदा इनको कैसे मिल गया कि भाई साहब प्रोविजन ना बनाना पड़े। और आपको मोरेटोरियम पे जो प्रोविजन बनाया वो बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए ना के बराबर है। तो अब यहाँ देखिएगा ये भी नेट एनपीए भी जो है 2.21 है। रिटर्न ऑन एसेट्स एनुअलाइज 0.56। देखिएगा ये रिटर्न ऑन एसेट्स जब भी कभी हो ना बैंक की, अगर 1 से कम हो एनुअलाइज, कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए ऐसे बैंक में। तो यहाँ पे देखिएगा मुझे अभी भी कंसर्न्स लगते हैं असेट्स क्वालिटी पे, और असेट्स क्वालिटी जो है आगे चल के जो है टेंशन दे सकती है, और मार्केट उसकी जो है सत्यता को साबित करने के लिए जो है बेकरार है, जैसा कि मुझे लग रहा है। क्योंकि आज जो है शेयर्स के प्राइस की मूवमेंट की भी अगर बात करें तो आप प्राइस टू बुक वैल्यू अगर सब पैरामीटर्स को देखेंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन अंदर की बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये अभी भी ख़राब हैं। और आप देखिएगा इनकी जो अकाउंटिंग की बॉडी लैंग्वेज है वो भी आपको बता रही है। अब देखिएगा यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यूज़ की बात करते हैं, तो रेवेन्यू से आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। आपकी जो ट्रेजरी में इनकम थी 645 से 439 पे आ गई, यानी कि जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा रखा होता वो पार्क आपने जो आरबीआई के पास या जो बाकी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में थी वहाँ से आपको केवल 439 हो गया, तो यहीं से आपका पैसा घट गया। कॉर्पोरेट लेंडिंग में भी घट गया। रिटेल बैंकिंग में आपने पैसा भी बढ़ाया, तो रिटेल में भी आप सोच रहे हो कि चलो ये जो 2 व्हीलर्स की जो आपको पता है डिमांड थी या 4 व्हीलर्स की, तो जो ऑटो में या जो एग्रीकल्चर जो सेगमेंट है वहाँ से देखिएगा इन्होंने अभी भी लोन बांटे, तो यहाँ पे इनको थोड़ा कंफर्ट लग रहा है, तो यहाँ से थोड़ी इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ी है, तो सारा जो बिजनेस आया वो यहाँ से आया है। तो कॉर्पोरेट में अभी भी इनको बहुत बड़े रिस्क लग रहे हैं। ट्रेजरी में देखिएगा इनका पैसा आया नहीं इस बार। अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में भी इनकम घट गई। तो यहाँ देखिएगा टोटल इनकम आपको रेवेन्यूज में जो है घटोतरी जो है आपको दिख रही है, यानी कि घटते हुए आपको दिख रहे हैं। अब उसके बाद अगर ट्रेजरी ऑपरेशंस में एक्सपेंसेस भी कम होंगे जब इनकम कम है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी सेम आपके है, तो कॉर्पोरेट लेंडिंग भी, लेकिन रिटेल बैंकिंग में आपने जो है ब्याज भी ज़्यादा दिया है अगर आपको मिला ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गुड है। तो रिटेल में इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन रिटेल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी होंगी वो हमें पता नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको भी कुल मिला के आपको जो है ऐसा लगेगा कि बिजनेस जो है, क्योंकि प्रॉफिट तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन सारा जो दारोमदार है वो यहाँ पर मुझे ऑपरेशनली भी वीक लग रहा है। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पे देखेंगे तो सारे बिजनेस ऑपरेशनली भी घटते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको असली जो टेंशन आनी है वो आएगी देखिएगा जो कोविड का प्रोविजन है। तो देखिएगा मैं कोविड के प्रोविजंस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आप थोड़ी देर बाद इसी पॉइंट पे दोबारा मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखिएगा कोविड का टोटल प्रोविजंस है 97.99 यानी कि 98 करोड़। अब ये देखिएगा ये पहले पिछले क्वार्टर में था 73.91 और उससे पहले था 24.08। अब आप ये कह रहे हैं कि सर ये 98 करोड़ रुपीज़ है, चलिए अभी 10% बनना है पूरा, तो मान लेते हैं अगले क्वार्टर तक 120 करोड़ रुपये हो जाएगा, लेकिन अभी है नहीं, अभी 98 करोड़ ही है। अब देखिएगा जो 98 करोड़ है उसके बाद 98 करोड़ में आप ये देखिएगा कि लोन बुक कितनी है। ये देखिएगा लोन बुक, इनकी लोन बुक है 83,000 करोड़ रुपए की, 83,000 करोड़ रुपीज की, 83,000 करोड़ की लोन बुक। आप ध्यान से समझिएगा जी, 83,000 करोड़ की लोन बुक है, और उस 83,000 की लोन बुक में ये कह रहे हैं कि खाली 120 करोड़, और अभी तो वो 98 करोड़ ही है, तो अभी उसी की बात करूंगा, केवल 98 करोड़ जो है बैड होगा कोविड की वजह से, यानी कि मोरेटोरियम बुक्स में। और अब ये बताइए आप मेरे को कि इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये जस्टिफाई है 82,000 करोड़ की। मैं देखिएगा इसमें से कुछ और भी नॉन परफॉर्मिंग उन्होंने बना रखी, बट वो तो खराब हो ही गई है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या इस 82,000 करोड़ में से आफ्टर द कोविड क्या 98 करोड़ ओनली जस्ट, आप अगर इसका 1% भी निकालेंगे ना तो 820 करोड़ रुपए बनता है पूरी लोन बुक का। ये 0.01 करोड़ % आपने बनाया है प्रोविजंस, तो आपको क्या लगता है जस्टिफाई है? तो मुझे यहाँ पर जो है रिजल्ट ऑपरेशनली भी वीक लग रहे हैं, और असेट्स क्वालिटी देखिए वो कंसर्न है। आप चाहे बड़े बैंकों को देखिएगा, हालांकि बड़े बैंक जो है अपने रिजल्ट्स को थोड़ा सा अलग तरीके से पेश कर देते हैं मलाई लगा के, लेकिन सच्चाई जो है वो चाहे छोटे बैंक में देखें चाहे बड़े बैंक में देखें, तो वो जो कोविड की वजह से जो रिस्क है वो छोटे बड़े बैंक सब में एक जैसे हैं, क्योंकि जो रिस्क प्रोफाइल है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है।
जो कोविड से कनेक्टेड है, बाकी रिस्क प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा मैं बैंक के अंदर, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। तो बैंकिंग स्टॉक से अभी भी देखिएगा मुझे कंसर्न लगते हैं, और बैंक के अंदर जब तक जनवरी फरवरी तक जो है पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि वो जो है बहुत बड़ी जो तेजी इनके अंदर होती हुई नजर आएगी। तो मार्केट देखिएगा कोविड का जो असर है वो साफ साफ जो है नज़र आएगा। और देखिएगा ये तो आम बात हो गई है कि 10% की जो डी ग्रोथ है वो जो है मान ली गई है, सर्वसम्मति से मान लिया गया कि 10% जो है इंडिया की इकोनॉमी डी ग्रो करेगी। तो अगर उसके बाद 10% डी ग्रो करने के बाद अगर हम अगले साल 10% ग्रो भी कर जाएंगे, तब भी हम 1-2% नीचे रह जाएंगे, तो हम 2 साल पीछे हो जाएंगे अगर सारी कैलकुलेशन भी करें। तो यहाँ पर बड़ी जो डी ग्रोथ होगी, पता नहीं कितना जो है बैंकिंग को पेन करके जाएगी, इसकी जो असेसमेंट है वो कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं देखिएगा इसीलिए आपके साथ एक ही बात बोलता हूँ कि बैंकिंग स्टॉक से जो है थोड़ा दूर रहेंगे तो जो है फ़ायदा होगा। और जब तक क्लियरिटी ना आए तब तक जो है मुझे नहीं लगता कि किसी भी बैंक के शेयर्स के अंदर जो है बहुत जो है अभी कुछ टर्न अराउंड्स या बहुत अच्छी रिटर्न्स आने की संभावना है। हालांकि देखिएगा टेक्निकल्स के हिसाब से एक जो बीच बीच में जो स्पाइक्स हैं वो आते रहेंगे, बीच बीच में करेक्शंस भी आती रहेंगी, स्पाइक्स भी आते रहेंगे, लेकिन फंडामेंटल बेसिस के ऊपर जो है मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। ना केवल कर्नाटका बैंक में, जो बाकी जो छोटे बैंक हैं उनमें तो है ही, और बड़े बैंक के जब रिजल्ट्स आएंगे तो उनका एनालिसिस भी जो है मैं आपके साथ करता हुआ नजर आऊँगा। तो देखिएगा अभी शेयर जस्ट 2.88 की पी रेशो पर है। बुक वैल्यू देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार इतना सस्ता शेयर आपको मिल रहा है। तो अगर आप इसकी बुक वैल्यू भी देखोगे तो बुक वैल्यू भी आपको इसकी जो है इतनी, मतलब आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखोगे तो 0.22 है। तो इसका मतलब आप इसकी बुक वैल्यू अगर बैलेंस शीट में देखने जाओगे तो आपको केवल 22% पैसे देने हैं बुक वैल्यू के। लेकिन इसका मतलब क्या है, मार्केट में समझ रही है कि बुक वैल्यू में से बहुत बड़ा हिस्सा जो है साफ हो जाना है, यानी कि जो बैड हो जाना है। तो फिर भी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के पैरामीटर पे देखेंगे तो 7.58 है। अगर उसको आप एडजस्ट करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू पे तो आपको 25-30 नजर आएगी, लेकिन असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इन रिजल्ट्स के बाद भी बेशक से जो EPS है वो 3-3.5 रुपये की जो इन्होंने दिखाई है तो वो उसके बाद भी शेयर्स में कोई किसी तरीके की बड़ी तेजी की जो है वो उम्मीद करें। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब तक कोई बड़े आउटकम्स नहीं आएंगे तो बहुत बड़ी गिरावट भी जो है शायद देखने के लिए ना मिले। बट एक बैंकिंग के लिए एक इंडिकेशन मिल गया कि बैंकिंग की जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, चाहे छोटे बैंक की बात करें चाहे बड़े बैंक की बात करें। और इकोनॉमी का जो रियल पेन है वो NBFC स्पेस या बैंकिंग स्पेस में आपको आगे भी देखने के लिए मिलता रहेगा। जैसे भी एनालिसिस करने का समय मिलेगा तो मैं मोस्टली जो मेजर बैंक्स हैं उनका जो है रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ जरूर से जरूर करने की कोशिश करूंगा। आपको ये रिजल्ट एनालिसिस कैसा लगा मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।